और इस वक्त IBC 24 के दर्शकों को भानु प्रतापपुर से 5 राउंड के बाद का अपडेट दे दें। कांग्रेस ने जो पहले ही काउंटिंग के पहले चरण से बढ़त बनाई थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। सावित्री मनोज मंडावी 16,137 वोट प्राप्त करके सबसे आगे हैं। अकबर खुर्राम जो आदिवासी कैंडिडेट हैं वो 9,000 से अधिक मत प्राप्त कर चुके हैं। ब्रह्मानंद नेताम 7,117 बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तीसरे स्थान पर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर में तीसरे पोजीशन के ऊपर खिसक चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी लगातार अपनी लीड को बढ़ा रही हैं, आगे चल रही हैं। 5 राउंड के बाद में जो स्थिति वो आप देख पा रहे हैं। सावित्री मंडावी को 16,137 वोट मिले हैं, जबकि अकबर खुर्राम को 9,156 वोट मिले हैं। निर्दलीय कैंडिडेट हैं, सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी हैं। ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी कैंडिडेट 7,117 मत उनको मिले हैं। ये 5 राउंड के बाद का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। भानु प्रतापपुर से बड़ी इलेक्शन से जुड़ी खबर कि आज जो नतीजे आ रहे हैं इसमें तस्वीर अब धीरे धीरे करके साफ है। लीड कितनी है बस इसके ऊपर सबकी नजर बनी हुई है। सौरभ को मैं देख पा रहा हूं। सौरभ हमारे साथ में जुड़े हुए भानु प्रतापपुर से और बता रहे हैं, पूरा अपडेट दे रहे हैं। सौरभ, 5 राउंड हो चुके हैं, पूरा अपडेट दे, लोगों की प्रतिक्रिया भी बताएं। बिल्कुल, देखिए 5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। सावित्री मंडावी लगभग 9,000 वोटों से आगे है और 16,000 वोट जो है अभी तक मिला है। और सबसे चिंताजनक बात भाजपा के लिए कि वो तीसरे नंबर पर है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी अकबर खुर्राम जो है वो दूसरे नंबर पर है। और यहाँ पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आप देख सकते हैं, IBC ही देख रहे हैं। सारे लोगों के टीवी आप मोबाइल पे देखिए, केवल IBC आप देखिए IBC के प्रति लोकप्रियता इनकी कितनी ज्यादा है कि सारे जो है IBC ही देख रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे फास्ट और सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय। अगर देखिए पुनीत जी, आपको भी जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे कि हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं वो सुबह से ही देख रहे हैं। सारे इस पर देखिए, सीधे लोगों से बातचीत करेंगे। अभी कांग्रेस बढ़त में है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम प्रथम चरण से बढ़त में हैं और अंतिम चरण तक बढ़त में रहेंगे और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। और IBC 24 का धन्यवाद, जो सुबह से सबसे पहली खबर देने वाली कोई न्यूज थी तो IBC 24। क्या कहेंगे आप? विकास के में जो काम किए हैं विधायक जी पूर्व मनोज मंडावी जी ने, उसका आज परिणाम है सकारात्मक कि हर राउंड में हम आगे बढ़ते चलेंगे, भारी मतों से जीत होगी हमारी। अच्छा, लेकिन अभी तो आप मुझे ये बताइए कि अभी दुर्ग कोंदल है जहाँ पे कहा जा रहा था कि कांग्रेस की बढ़त है अभी, लेकिन कहा जा रहा है कि चरामा और भानु प्रतापपुर में उल्टा हो सकता है। बिल्कुल नहीं। जहां से हमें थोड़ा सा डर था कि शायद आदिवासी समाज वहां पर हमें तकलीफ दे सकती है, जब वहां हम बढ़त में हैं तो मैदानी स्तरों में तो हम और ज्यादा बढ़त से चुनाव जीतेंगे निश्चित रूप से। भानु प्रतापपुर ये जो जीत है हमारे कांग्रेस पार्टी की जीत है और माननीय मनोज मंडावी जी के द्वारा जो काम किया गया है उसकी जीत है। मैं जनता को ये मनोज मंडावी के 256 बूथों पे एक नहीं, एक विधानसभा के उपाध्यक्ष रहते हुए जनपद सदस्य को भी संभव नहीं हो पाता कि वो घर घर जाए, लेकिन हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे मनोज सिंह मंडावी जी, जिसको जो एक गांव में एक नहीं 10 बार गए। आप काफी देर से जो है हमारा चैनल दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत जोरदार चैनल है, सबसे फास्ट न्यूज और विश्वसनीय न्यूज IBC 24 में ही मिलता है। मैं कहीं भी रहूं IBC 24 ही देखता हूं। अभी क्या कहेंगे चुनाव परिणाम? बहुत बढ़िया, सबसे फर्स्ट लीड कर रही है कांग्रेस, लीड करेगी। मेहनत बहुत की है मंडावी जी, हमारे विधायक जी पहले से। कांग्रेस कार्यकर्ता है? कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। छत्तीसगढ़ में IBC 24 जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ मैं, और कांग्रेस पहले से तय था कि सावित्री जी और मनोज मंडावी के कार्यकलापों को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। मैं पहले से कह चुका हूँ। अभी लगभग 9,000 वोटों से आगे हैं, कितने वोटों से लग रहा है कि जीतेंगी? हम लगभग 15,000 प्रचंड बहुमतों से 30,000 वोट से जीतेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं का कहना है कि जो है उनकी जीत हो रही है और अलग अलग जो है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पुनीत यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई कह रहे हैं कि 15,000, कोई 20,000, सबके अपने अपने। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। सभी दर्शक जो इस वक्त IBC 24 देख रहे हैं, भरोसा आपका कायम रहेगा, आप देखते रहिए IBC 24 और आपका आभार भी, धन्यवाद भी। लेकिन इस वक्त हिमाचल में जो नतीजे हमको मिल रहे हैं, रुझान शुरुआती दौर से मिल रहे हैं, वो वैसे ही हैं जैसा एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे। लगातार कांटे का मुकाबला हिमाचल में
दिख रहा है। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी 30 पर और कांग्रेस 34 सीटों पर फिलहाल लीड बनाए हुए और ये लीड लगातार बदल रही है। बीजेपी अब 29 पर जबकि कांग्रेस पार्टी 35 पर आगे दिखा रही है। रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला है। आम आदमी पार्टी का खाता वहां पर नहीं खुला है। तो आप आंकड़े तेजी से बदलते हुए देख रहे हैं। 29 पर बीजेपी, कांग्रेस 35 के ऊपर आगे चल रही है और याद दिला दें 35 ही वो जादुई आंकड़ा है। 68 सीटों में 35 यानी सरकार बना लेने की पोजीशन। लेकिन ये रुझान है, क्या ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं या फिर ये कांटे का मुकाबला बीजेपी को अवसर दे देता है, ये देखना होगा। हिमाचल से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं राजेश मिश्रा जी, जो सुबह से शिमला की सर्दी में इन आंकड़ों की गर्मी को महसूस भी कर रहे हैं और इस पर अपडेट भी दे रहे हैं। राजेश जी, फिलहाल स्थिति ऐसी दिख रही है कि जैसे कांग्रेस सरकार बनाएगी, हालात बताएं वहां के। देखिए, अभी हम खड़े हैं शिमला में प्रतिभा सिंह जी के बंगले में और यहाँ पर आप खुशनुमा माहौल देख रहे होंगे। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारे कैमरामैन अजय गुज्जर यहाँ पर मौजूद है। एक माहौल यहाँ पर बनने लगा है। जैसे जैसे टीवी स्क्रीन में आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं रुझान के, 34 पर अभी कांग्रेस है, 30 पर बीजेपी है, 4 पर अन्य पर है। तो जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं रुझान के, निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों में एक उत्साह नजर आ रहा है और कांग्रेस के लोग जो है वो प्रतिभा सिंह के बंगले पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और इन सबको पूरा भरोसा है कि जो कांग्रेस ने काम किया है, जो कांग्रेस जो मुद्दे लेकर आई थी, वो मुद्दों को लेकर यहां पर वो सरकार बनाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। हम अगर बात करें, निश्चित रूप से आप लोगों के चेहरे पे खुशी नजर आ रही है और क्या रहता है अंतिम तक ये खुशी बरकरार रहेगी, सरकार आप लोग बनाएंगे? निश्चित तौर पे देखिए, अभी जो है आपके सामने जो रुझान कांग्रेस के पक्ष में आया है, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हम 40 से ज्यादा सीटें जो है हम जीतेंगे और कुछ समय की बात है, आप देखिएगा निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की सरकार। अच्छा, ये जो आप लोगों को लगातार बढ़त मिल रही है, उसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? देखिए, सबसे पहला जो मुद्दा रहा है वो ओपीएस का मुद्दा रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा रहा है और युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी जो है रोजगार लेके आएगी और कर्मचारियों के लिए जो है ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो अनिवार्य है। ये पहली गारंटी कांग्रेस पार्टी ने रखी थी और इसी गारंटी को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और प्रदेश को एक लोकतांत्रिक सरकार मिलने जा रही है। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे जो थे वो क्लिक कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और आप में एकदम थोड़ी कांटे की टक्कर चल रही थी? ये कांटे की टक्कर अभी इसी तरह रहेगी कि आप लोग और आगे तेजी से बढ़ेंगे? नहीं, हम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। अभी हम 42 सीट्स क्रॉस करेंगे। यहाँ कर्मचारियों में रोष है और कर्मचारियों के अलावा जितना भी शिक्षित बेरोजगार वर्ग है उनमें रोष है, महिलाओं में बहुत रोष है। भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया, ना केंद्र में कुछ किया ना यहाँ किया। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है। अभी आप महंगाई की तरफ अगर आएँ तो महंगाई आज देखो, इन्होंने जो मुफ्त के सिलेंडर कुछ महिलाओं को बांटे हैं, आज वो सब सिलेंडर खाली पड़े हैं। मैं एक बार सिलेंडर दिया, उसके बाद कुछ भी इन्होंने किया। छत्तीसगढ़ मॉडल भी यहाँ पे थोड़ा सा खूब चला था। हमारे सीएम भी आए थे, टीएस सिंहदेव जी भी आए थे जो वहाँ के मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल की कितनी चर्चा रही और वो कितना इफेक्ट डाले? छत्तीसगढ़ मॉडल की यहाँ कोई विशेष चर्चा नहीं रही। यहाँ तो मेन तो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा रहा और भी हाँ, आप देखिए, वीरभद्र सिंह विकास मॉडल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इसके अधीन जो है चुनाव लड़ी है और राजा श्री वीरभद्र सिंह जी ने जो है पूरे प्रदेश के अंदर समानांतर विकास किया है और इसी राजा श्री वीरभद्र सिंह जी के नाम को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जो है हर क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया, उनके विकास कार्यों को लेकर के चुनाव प्रचार किया। इसीलिए जो है प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी की बढ़त है। अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बंगले में भीड़ बढ़ते जा रही है, लोगों में थोड़ा सा उत्साह भी दिख रहा है। क्या प्लानिंग है आगे आप लोगों की? अभी कांग्रेस भवन जाएंगे, क्या है मैडम, जाएंगी? देखिए, हॉली लॉज जो है, यहाँ लोगों की आस्थाएं मौजूद है। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का ये निवास स्थान है और प्रदेश के लिए आस्था का एक केंद्र रहा है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश की राजनीति और हिमाचल प्रदेश के लोगों की आस्था हॉली लॉज में निहित होती है। निश्चित तौर पे जो है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा है और श्री विक्रमादित्य सिंह जी जो प्रदेश के युवा नेता है, उनके नेतृत्व में इसके बाद जिस तरह का निर्णय वो लेंगे, एक बार पूर्ण बहुमत का आंकड़ा जो है कांग्रेस पार्टी छू ले, उसके बाद जो है सारी चर्चाएं की जाएगी हर विषय। आपने सुना कि पूरा भरोसा है कि कांग्रेस की यहाँ पर बढ़त है, वो कायम रहेगी और सरकार यहाँ पर बनेगी। क्या लग रहा है ये आंकड़ा कहाँ तक पहुंचेगा? ये आंकड़ा 42 तक पहुंच जाएगा जी। अच्छा, ये जो एक मिथ्या भी यहाँ पे कहते हैं कि एक बार भाजपा की सरकार बनती है और एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, वो भी कोई टोटका काम आ रहा है कि आप लोगों का जो काम है वो
देखिए सारे टोटके काम आ रहे हैं, काम भी, मेहनत भी रंग ला रही है, ओपीएस का फैक्टर भी है, और जो भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज थे वो भी काम आ रही है। और अभी काफ़ी सीटें जिसपे 40 to 50 अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो कांग्रेस के अभी जो एरियाज है वहाँ खुले नहीं है। अभी हमारी बातचीत चली हुई है और जो आज़ाद है उनसे भी हमारी बातचीत दिल्ली के काफी करीब है, अभी दिल्ली में लगातार भारतीय आपका जो है कब्जा बढ़ता जा रहा है। एमसीडी की जो चुनाव है उसमें भी आपने यहाँ कोई असर नहीं दिखा पा रही, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे हॉली लॉज है जी। देखो हॉली लॉज जो रानी प्रतिभा सिंह जी हैं, वीरभद्र सिंह जी का परिवार है, पूरे हिमाचल के लोगों को इस परिवार के साथ आस्था है, और उसी के साथ जो इनका जो एक फैक्टर चला है, वीरभद्र सिंह फैक्टर बोल सकते हैं, प्रतिभा सिंह फैक्टर बोल सकते हैं, इन्होंने प्रदेश के कोने कोने में जाके दिन रात एक करके जो है हिमाचल को जो है इस पोजीशन पे, कांग्रेस को इस पोजीशन में लेके आए हैं। तो आपने सुना कि वीरभद्र सिंह जो हैं उनका जो फैक्टर है, उन्होंने जो काम किया था, बहुत सारे फैक्टर्स ने काम किया, और जैसा आपने चर्चा भी छेड़ी थी और सब लोग एक स्वर में स्वीकार करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम, राजेश जी, वहां पर एक बहुत बड़ा दांव है कांग्रेस पार्टी का, और वहां की मांग है जिस पर कांग्रेस ने एड्रेस करते हुए अपने घोषणा पत्र में इसे प्रमुखता से स्थान दिया है। तो क्या वैसे ही नतीजे होंगे जैसे रुझान है, या फिर इनमें तब्दीलियां होंगी? क्योंकि मार्जिन बड़ा कम है, लेकिन फिलहाल आंकड़ा कांग्रेस के फेवर में है। 35 चाहिए सीट्स बहुमत के लिए या वहां सरकार बनाने के लिए, और वो फिलहाल कांग्रेस रुझानों में उस आंकड़े को टच कर चुकी है, और 30 के ऊपर बीजेपी है। लेकिन ये कभी 32-32 दिखाई पड़ता है, कभी 33-30 दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसमें कुछ फेरबदल हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जीत चुके हैं, सीएम कैंडिडेट लगातार जो एक बार फिर से यहां पर अपना पूरा जोर लगा रहे थे वो जीत गए, लेकिन क्या सरकार बना पाते हैं, ये दूसरी बात है। हिमाचल में अल्टरनेशन वाली सरकार बनती रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वहां जनता परिवर्तन को लेकर के इस तरह का रुझान दिखाती आई है, ट्रेंड बना चुकी। तो ये ट्रेंड कायम रहता है, ये ऐसा फिलहाल भी दिखाई पड़ रहा है, या फिर कोई परिवर्तन ना होकर के सरकार पर विश्वास किया जाता है, ये देखेंगे। एक नया पैनल आप हमारे साथ में देख रहे हैं, पूरी ऊर्जा के साथ ये अपनी बात रखेंगे। घनश्याम राजू तिवारी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ से पक्ष रखेंगे। संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ से पक्ष रखेंगे। साथ में मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मिथुन अहिरवार जी को देख रहा हूं, मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हैं, जो इस पूरे परिदृश्य में एक क्या तस्वीर और मैसेज निकल रहा है वो हमको बताएंगे। चलिए कोई पॉलिटिकल डिबेट में छेड़ूं उसके पहले तिवारी जी, कोई आश्चर्य हो रहा है इस तरह के रुझानों से, या ये पहले से प्रेडिक्ट हो गया था कि ऐसा होगा? जो सर्वे आए थे कमोबेश सर्वे में इसी तरह के जो रिपोर्टें थी वही दिख रहा है। हिमाचल में एक अलग दिख रहा है कि हिमाचल में हर बार बदलने का क्रम रहा है, मगर इस बार भी भाजपा की स्थिति कमजोर नहीं है, मजबूत है, कांटे के टक्कर है। इसमें क्या रिजल्ट आता है ये समझ आता है। छत्तीसगढ़ में जो इस तरह नहीं लगा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा तीसरे नंबर पर चली जाएगी, 2 के मुकाबला होगा ये माने थे, और इसमें सर्व आदिवासी समाज वोट काटेगा ऐसा लगा था। मगर जो आदिवासी इलाकों के जो अभी मतपेटी खुले हैं उसमें जिस तरह से कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी 1 और 2 हैं, तीसरे नंबर पर भाजपा है, यानी उस इलाके में लग रहा है कि भाजपा के प्रत्याशी के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया, या वहां पर मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा होगा, या प्रत्याशी की जो छवि है वो छवि को लेकर लोगों में नाराजगी रही होगी। तो कई ऐसे कारण हैं जो विचार विमर्श के लिए भाजपा को यहाँ पर बहुत चिंतन का विषय उनके सामने रखा है। पूरे इस चुनाव में लगातार ऐसे मुद्दे उछले, वहां पर विकास के मुद्दे हो, लोगों के हित के काम हो, वो नहीं दिखा। जो अलग मुद्दे भाजपा प्रत्याशी बड़ा मुद्दा रहे, इसलिए लगता है कि इन इलाकों के अलावा अब मैदानी इलाकों में क्या होता है, चारामा इलाके में मैदान जहां भाजपा का प्रभाव रहा है, उस इलाके में अब वोट मिल पाता है भाजपा को कितना, ये भी देखना है। आदिवासी इलाके में तो कांग्रेस के वोट थे, उस वोटों में बंटवारा हुआ, उसके बाद कांग्रेस अपनी वोट को बचाए रखा फर्स्ट में, और लगातार 4 राउंड में तीसरे नंबर में आ जाना भाजपा का छत्तीसगढ़ में। और भी बस्तर में ये माना जा रहा था कि भाजपा का स्थिति वहां सुधर रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं, और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी है। काम के ऐसे मुद्दे लगातार भाजपा उछाल रही थी और कुछ खबरें भी आ रही थी। तो उसके बाद ये जो आया है आज जो भी रिजल्ट अभी तक के रुझान जो आ रहे हैं वो उस पर फिर एक बार कांग्रेस को कहने के लिए हो जाएगा कि हाँ भाजपा में का
भाजपा को वहां पर नाराजगी है, भाजपा का वहां आधार नहीं है और कांग्रेस के लोगों ने आरक्षण का विधेयक जो हमने पास किया उस पर मोहर लगा दिया, भूपेश के नेतृत्व पर मोहर लगा दिया, दिवंगत नेता है उनके श्रद्धांजलि दे दी, ये तरह तरह की बातें होंगी। मगर विधानसभा चुनाव के पहले ये आखिरी उपचुनाव है। इस चुनाव में भाजपा का तीसरे स्थान पे चले जाना कहीं न कहीं और आदिवासी इलाकों में कहीं न कहीं ये चिंतन का विषय है और रणनीति का अभाव नजर आता है। कई ऐसे चीज है जो लोग लगातार बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में अपेक्षाकृत भाजपा कमजोर है, पूरे देश में एक तरह से भाजपा का लहर है, भाजपा ने अपनी स्थिति बचाई, हिमाचल में भी अपनी स्थिति बचाई उन्होंने। अगर यही नतीजे रहते हैं तो शाम तक संभवतः हम इसी विषय के ऊपर जरूर चर्चा करेंगे कि आखिर यहां बीजेपी को क्या हो गया है। तीसरे स्थान पर गए हैं, जबकि माना जा रहा था कि आदिवासी कैंडिडेट को बीजेपी ने खड़ा किया, वोट वो कांग्रेस का काटेंगे, लेकिन स्थान उनका तीसरा बन रहा है। संजय जी हैं आज बड़े टाइट कॉर्नर में छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हाँ गुजरात की स्थिति देखकर उनके चेहरे जरूर इस वक्त खिले हुए हैं और गर्व से सीना चौड़ा होगा। एक तरफा एक बंपर जीत वहां दिखाई पड़ रही है, लेकिन हिमाचल में आपकी सरकार जाती दिखाई पड़ रही है फिलहाल, और यहां छत्तीसगढ़ में तीसरे स्थान पर। क्यों ऐसा? देखिए पुनीत जी, गुजरात में हम सरकार बनाने के स्पष्ट बहुमत के ऊपर में दिखाई दे रहे हैं, और जहां तक हिमाचल का सवाल है, मैं ये कह सकता हूं कि शाम होते होते जब ये अंतिम परिणाम सामने आएगा तो हम हिमाचल में भी सरकार बनाएंगे। और देखिए ट्रेंड, जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि बदल रहा है, और ये ट्रेंड बदलकर इतिहास बनाने में बीजेपी ही सबसे आगे रहती है। उत्तराखंड को हमने डबल रिपीट किया, और ये जो कहा जाता था कि हिमाचल में एक के बाद एक सरकार बदलती ही है, और लगभग हिमाचल में हम बराबर की स्थिति में खड़े हैं। तो यहां भी इतिहास हम बनाएंगे कि फिर से हमारी सरकार बनेगी। लेकिन आज हम छत्तीसगढ़ की चर्चा पर भी बैठे हैं। निश्चित रूप से चौथे वर्ष में सरकार है, अगले साल एक जनरल इलेक्शन है। देखिए जहां तक उपचुनावों का विषय है, मैं हमेशा से कहते आया हूं कि उपचुनावों के अंदर में 3, 4, 5 फैक्टर्स होते हैं, जिस फैक्टर का लाभ जो सरकार रहती है सत्ता पे, राज्य में जो सत्ता सरकार में रहती है उसका फायदा उसको मिलता है, और कमोवेश वही स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है इस उपचुनाव में कि कांग्रेस को थोड़ा फायदा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी मैं कह सकता हूं कि अभी जो तीसरा पोजीशन की बात है, ये तो तय है कि हम दूसरे होते हुए हम पहले नंबर पर बराबर की स्थिति पर आएंगे। ये आते आते समय तक आपको दिखाई देगा। इसके कुछ कारण है, केवल ये नहीं कि हम आएंगे, चूंकि अभी गिनती पूरी नहीं हुई, ऐसा विषय नहीं है। देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं चुनावों के अंदर में, जो चुनाव क्षेत्र होते हैं जहां पर अलग अलग पार्टियों का जनाधार होता है। तो मुझे लगता है कि पहला जो क्षेत्र जो खुला है, ये सब चीजें हो रही 6-7 राउंड की, वहां से हमको बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो नक्सल इफेक्टेड एरिया है और कांग्रेस हमेशा से स्मूथ रही है, बहुत सरल प्रवृत्ति रही है उनके प्रति 4 वर्षों के अंदर में। तो उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि चरामा है, भानु प्रतापपुर है या कोरर का जो विषय है, यहां पर हम निश्चित रूप से गेन करेंगे। अब यह विषय ठीक है कि हम कितना गेन करते हैं, ये तो तय है कि सेकंड नंबर पर आएंगे हम, और उससे हमको यह उम्मीद है कि हम लगभग बराबर की स्थिति में खड़े होंगे, अंतर बहुत कम होगा। तीसरा विषय जो है इस उपचुनाव का, देखिए ये भारतीय राजनीति में हमेशा ये देखने को मिला है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणों से हम सबके बीच में नहीं रहता, एक भावनात्मक वोट का लाभ निश्चित रूप से उस कैंडिडेट को, खासकर यदि उनकी पत्नी या भाई या उस परिवार से यदि कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा विषय जो है कि एक सरकार एक उपचुनाव जीतने के लिए जब वो बैकफुट पर रहती है, किस स्तर तक जाती है। खैरागढ़ में हमने देखा कि एक चुनाव जीतने के लिए 3 दिन पहले घड़ी लगाकर ये कहना कि हम 4 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर हम चुनाव जीतते ही हम यहां पर आपको जिला बना देंगे, और लगभग वही स्थिति यहां पर रही। आपने देखा कि 3-4 ऐसे फैक्टर सामने आए। पहला चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं साहब, अगर आप बाकी जगहों से इसको कंपेयर करें। आप जिन्हें चुनावी हथकंडे बता रहे हैं वो नए भी नहीं है। चलिए इस वक्त घनश्याम राजू तिवारी साहब की प्रतिक्रिया बच गई है साहब। अभी हालांकि 5-6 राउंड कुछ ही देर में समाप्त हो जाएगा, 6वां राउंड, और अभी आपकी कैंडिडेट लगातार अपनी लीड को बढ़ा रही है। लेकिन जो जीत के कारण, आपके संभावित जीत के कारण गिनाए हैं या आपने पीछे रहने के कारण बीजेपी ने गिनाए हैं, उसमें पहली बात की जाती है कि जिन इलाकों में देख रहे हैं वहां आपको 1/10 मिलता है। तीसरे स्थान पर बीजेपी नहीं रहेगी, दूसरे पर आ जाएगी, दावा भी कर रही। क्या कहेंगे घनश्याम जी? देखिए पुरी जी, इस बात को समझने की आवश्यकता है, राजनीति में चुनाव में हार जीत, वायदे प्रतिवायदे और तमाम प्रकार की बातें होती है, और राजनीतिक दल चुनाव के पहले और चुनाव के बाद
जिन बातों को करते हैं वही बात संजय श्रीवास्तव जी वर्तमान में कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्रों की पेटियां खुली हैं, इसलिए अभी मतों का अंतर कुछ अलग है, आते आते परिस्थितियां बदलेंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है और चिंता का विषय यह है, प्रदेश में पिछले 4 सालों में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार ने जनहितकारी योजनाओं के आधार पर एक भरोसा, एक विश्वास, एक जिम्मेदारी, एक जवाबदेही जो उन्होंने तय की, उसके आधार पर जनता का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी इन 4 सालों में लगातार झूठ, गुमराह करने वाली बातें, बड़ी बड़ी बातें, इनकी प्रभारी आती नहीं, वो भी तमाम प्रकार की बातें करें, मैं उसका जिक्र करना नहीं चाहता। भानु प्रतापपुर के चुनाव में एक विधवा चुनाव लड़ रही हैं, स्वर्गीय मनोज मंडावी जी की पत्नी, उनके लिए वहां प्रचार में जो बातें की गई, मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहूंगा। तो राजनीति में सुचिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए जितने प्रपंच किए हैं भानु प्रतापपुर में, जनता का वो निर्णय आज हमको टीवी चैनल पर दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़े मुद्दे दोनों लोग टच क्यों नहीं कर रहे? एक मुद्दा था आदिवासी आरक्षण का, मुझे लगता है कि बीजेपी कैंडिडेट का। पुनीत जी, मुझे लगता है समय मुझे भी पर्याप्त दिया जाए। बिल्कुल, देखिए, आदिवासी आरक्षण का विषय लाने का कारण क्या बना? भाई, छत्तीसगढ़ में जिनकी भारतीय जनता पार्टी की लापरवाहियों और गलतियों का खामियाजा कि आरक्षण में कटौती हुई। हम प्रतिबद्ध थे देश की आजादी के बाद से आदिवासियों को या समाज को आरक्षण देने के लिए, आज भी प्रतिबद्ध हैं और हमने विधेयक लाकर आदिवासियों को उनके आरक्षण देने का काम किया। जहां पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर फिसलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश चले जाएं, छत्तीसगढ़ चले जाएं, तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी हारी हुई नजर आ रही है। जहां की डबल इंजन की सरकार थी, वो केवल इनको गुजरात में नजर आ रहा है, बाकी जगह गुजरात के भी कारण ये रहे कि वो आम आदमी पार्टी जिसने अपना सब कुछ छोड़ करके पंजाब और दिल्ली का पैसा इकट्ठा कर करके जिसने गुजरात में लगा दिया और 13% वोट उसने वहां हासिल किया है अब तक के यदि रुझानों को देखें तो उसकी एक बड़ी भूमिका रही है, जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी ये दावे करती रही कि गुजरात में हम जीतेंगे और उसके परिणाम भी दिखाई दिए। लेकिन जनता के बीच ये जो आम आदमी पार्टी ने लिख लिख के 5 सीट 20 सीटें बताई हैं, उसके आधार पर भी यदि देखें तो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने वाली AIMIM और आम आदमी पार्टी, ये दोनों बी पार्टियां, जो कि 2 पार्टियां हैं, तो मैं इनको बीबी, भाजपा की बीबी पार्टी बोलता हूं। इन दोनों पार्टियों का जो बुलबुला है वो भी इस चुनाव में फूटता हुआ नजर आ रहा है। जो ये कह रहे थे कि गुजरात में भाजपा की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे आएगी, वैसा भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने जो 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए बताई थी, लिख करके दी थी, उस तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, यह जरूर है कि इस सब का फायदा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो हमारे गुजरात यूनिट को इस बारे में सोचना होगा कि चुनाव परिणाम देखें तो उस समय चाहे MCD हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, आपको मैं मिथुन बीच में रोकना चाहूंगा। इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक प्रेस ब्रीफ दे रहे हैं, वो क्या कहने वाले हैं सुनते हैं जरा। कितना है लीड? अभी तो लीड पे ही है, पांचवें राउंड दोनों में जाके जितना पाए उतना अकेले पाए। अच्छा, मैंने सुना 10 तक के हो गया। 9,800 देखो 9,800 हो गया ना। 13,324 बढ़ा 9,800 दोनों जोड़ के बराबर है। उससे भी आगे दूसरे तीसरे दिन के कांटेक संघर्ष है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के 3 दिन, जिसमें राजीव, बिंद्रानगर और सरायपाली 3 विधानसभा कंप्लीट किया और सभी जगह शासकीय योजनाओं के प्रति लोगों में उत्साह भी है और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। धान खरीदी भी लगातार चल रहा है और विवाद गति से चल रहा है। कहीं कोई शिकायत बारदाने की, दौलाई की या धान उठाव की या पेमेंट की कोई शिकायत नहीं है, सब बढ़िया से संचालित हो रहा है। मैं समझता हूँ प्रदेश में इस साल धान खरीदी का, वैसे हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, इस साल भी रिकॉर्ड टूटेगा, तो काफ़ी अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। पैरादान के लिए भी मैंने अपील की है, तो अधिकांश किसान हैं वो पैरा जलाने का काम नहीं किए हैं, कुछ एक किसान थोड़ा बहुत जलाएँ हैं, तो इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सभी से फिर से मैं निवेदन करूँगा और मीडिया के साथियों से कहना चाहूँगा, पैरादान के लिए वो लोग प्रोत्साहित करें और उनको सम्मानित करना भी चाहिए, ताकि एक तो कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, दूसरा मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध होगा।
आप लोगों की तरफ से सर, सवाल है। भेंट मुलाकात के दौरान ऐसी कोई बातें जिसको आप शेयर करना चाहें, ऐसी कोई समस्या जिसका निदान किया हो तो सबसे ज़्यादा बैंकों की मांग आ रही है। बोले हम लाइन लगाए रहते हैं, पैसा नहीं निकाल पाते हैं, भीड़ बहुत रहती है, तो सभी जगह बैंक की डिमांड आ रही है, खासकर आदिवासी अंचल में आरक्षित सीटों में। तो हाँ, हमने घोषणा की है, और खासकर जो देवभूमि और गिदरानगर के इलाके में बिजली की जो लो वोल्टेज की समस्या बहुत पहले से बनी हुई पिछले समय भी स्वीकृत किया, और 1-1.5 महीने के अंदर में जो इंदिरा गाँव को जो सभी स्टेशन में संचालित हो जाएगा, तो उससे काफ़ी कुछ राहत मिलेगी, और मैं समझता हूँ फिर लो वोल्टेज की समस्या वहाँ खत्म हो जाएगी। सर, पहले राउंड से ही सावित्री मंडावी आगे चल रही हैं, क्या तो बताते हैं ये नतीजे? ये बताते हैं कि सरकार के प्रति लोगों को विश्वास कायम है, और दूसरा ये है कि वहाँ मनोज मंडावी जी के जो किए कार्य हैं उस पर मुहर लगी है। भाजपा दावा कर रही थी कि हम बढ़त में रहेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन दूसरे नंबर पर भी नहीं है, वो तीसरे नंबर पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी कड़ी संघर्ष कर रही है दूसरे और तीसरे स्थान के लिए। विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज माना जाए। 2023 के तो अभी शुरुआत नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, ये उपचुनाव लगातार जितने उपचुनाव हुए हैं कांग्रेस अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती है, तो जनता का समर्थन लगातार सरकार पर बनी हुई है, ये बात पर लक्षित हो रहा है। हिमाचल में सरायपाली में सर, आपने सरायपाली में भी भेंट मुलाकात का दौरा किया है, उस क्षेत्र की एक पुरानी बहुत मांग रही है कि जिला बनाया जाए सरायपाली को, इसको लेकर आप? मैं वहाँ भी बोल दिया है कि अब चूँकि अब समय कम बचा है चुनाव का, अब तो साल भर भी नहीं बचा है, तो ऐसे समय में वहाँ जिला बनाने के बात तो नहीं सकते। हिमाचल में अभी कांग्रेस जो है वो काफी आगे चल रही है, लेकिन कुछ जगह अभी भी भाजपा टक्कर में है, तो क्या लग रहा है वहाँ पे कुछ स्वभाव? अब वैसे तो देखिए काउंटिंग चल रहा है, तो आखिरी तक इंतजार करना चाहिए। फिर भी हम लोगों की जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, वो बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, जाऊँगा। हिमाचल जा सकते हैं? मैं हिमाचल ही जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर विक्षक नियुक्त किया गया है। अच्छा, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है क्या? विधायकों को है आप लोगों को? नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ, अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी तरफ भी जाती है। अच्छा, गुजरात में सर काफी आगे दिखाई दे रही है भाजपा, कांग्रेस जो है वो 52 सीट जो है वो पीछे दिखाई जा रही है, और आपकी जो है वो 8 सीट लाने में कामयाब। तो सबसे पहले जरा टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नजर डालें। भानु प्रतापपुर में कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मनोज मंडावी लगातार अपनी लीड को आगे बढ़ाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में अब आप ताजा रुझान देखें, 39 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है, 26 पर बीजेपी, यानी यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। 35 का यहां जादुई आंकड़ा है या बहुमत का आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए। गुजरात में देखें, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत। कहां तो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि यहां सरकार बनाने में सहयोग या सरकार बनाने की स्थिति, लेकिन केवल 6 सीटों पर फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। 20 पर कांग्रेस और 152 सीटों पर 50, 100, 150 से ज्यादा सीटें लगातार बीजेपी अपनी बढ़त इन पर कायम रखे हुए। तो हिमाचल में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, गुजरात एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और भानु प्रतापपुर में कांग्रेस पार्टी अपने लीड को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ा हुआ है, पैनल से हम चर्चा कर रहे हैं। मैं राकेश जी के पास में जाऊंगा, मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े। राकेश शर्मा साहब, हिमाचल की परिस्थिति पर आप क्या कहेंगे? गुजरात में तो एक तरफा आपकी जीत दिखाई पड़ रही है, लेकिन हिमाचल में लग रहा है कि जो परिवर्तन का ट्रेंड है वो भी कायम रहेगा, और वहां कई बागी बीजेपी का खेल बिगाड़ रहे हैं। हम पहले भी कहते थे और आज साफ दिख रहा है। देखिए, हिमाचल का ट्रेंड सुबह से आप देख रहे हैं कि पहले बीजेपी बहुत आगे चल रही थी, फिर कांग्रेस बराबर पे आ गई। हिमाचल में अभी ऐसी 10 सीटें हैं पुनीत भाई, जिसमें कांग्रेस पार्टी 40 से लेके 50, 62, 87 ऐसे वोटों से आगे 10 सीटें। तो वहां पे ये आप देख रहे हैं बार बार टेली चेंज हो रही है। अभी पूरे परिणाम आने दीजिए निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए पुनीत भाई कि वहां का जो रिवाज है, उस रिवाज को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जनता से अपील की थी, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि वो कहीं ना उसमें सफल हुई है भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो वहाँ का जो ट्रेंड है कि एक तरफा एक पार्टी स्वीप करती है, दूसरी पार्टी नीचे आती है। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आज दिग्विजय सिंह जी का बयान सुन रहा था मैं, अभी कुछ 15 मिनट पहले उनका एक बयान आया कि साहब ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है,
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। आप मुझे ये बताइए कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता चुनाव प्रचार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हिमाचल में राहुल गांधी जी 1 मिनट के लिए नहीं गए, सोनिया गांधी वहां भी गई तो पूरे समय आराम करती रही, एक भी सभा नहीं ली, एक भी प्रचार में आगे नहीं निकली। आप भगवान भरोसे चाहते हो, उसके बाद ईवीएम पे ठीक रखना चाहते हैं। ये कांग्रेस से बड़े नेता गुजरात गए, मुझे लगता है कि देखिए, चलिए राकेश जी, आपकी आवाज हम स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन आपने एक जो बड़ा आरोप लगाया, इस पर मिथुन जी उत्तर देंगे। मिथुन जी, आप पूरी मेहनत करते हैं और उसके बाद में फिर ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं? देखिए, मैंने तो ऐसा कोई बयान अभी सुना नहीं है, लेकिन यकीन से कहना चाहूंगा कि जहां जहां ईवीएम को लेकर के शिकायतें की जा रही हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो चाहे गुजरात में हो, उन शिकायतों का संज्ञान तो लेना ही चाहिए। मेरा निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बातें तो बड़ी बड़ी आ रही हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर के, लेकिन हिमाचल प्रदेश जहां से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, वो पूरे समय डेरा डाले रहे, वो कैंपिंग करते रहे, बड़े बड़े नेताओं को बुलाते रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के राज्य में आप लोग हार गए, उसके बाद ऐसा अहंकार, ये आश्चर्यजनक है। खैर, भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय है, किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष रखना है नहीं रखना है, अब आप लोग विचार करें। लेकिन हाँ, जनता ने स्पष्ट बता दिया है कि 3 सरकारों में से 2 सरकारें छीन करके उन्होंने विपक्ष को दे दी है, और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी तीनों इन सरकारों में ये इस पर कटाक्ष किया जा रहा है, सोनिया जी गई लेकिन सभाएं ढंग से नहीं ली, इसका आरोप लगाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर जगह गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर जगह अपनी जिम्मेदारी को निभाया। राहुल जी की यात्रा वैसे भी राजनीतिक यात्रा नहीं है, राजनीतिक यात्रा होती तो जरूर वो राजनीतिक यात्रा को लेकर के जाते, लेकिन हमारी राजनीति अलग चल रही है, सामाजिक आंदोलन अलग चल रहा है। चुनावी सभाओं में जाने की एड्रेस करने की जरूरत थी। संजय जी यहाँ से कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? देना चाहिए। देखिए, ऐसा है पुनीत जी कि मिथुन जी अभी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के हमारे नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में हम हिमाचल में अभी तो हारे नहीं है, पीछे हैं। तो ऐसा है कि गांधी जो परिवार है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके नेतृत्व में तो पूरे देश में से कांग्रेस साफ हो गई। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये नैतिक अधिकार आपको नहीं है ये कहने का। जीत हार चुनाव में होता है, इसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी सोनिया जी राहुल जी के नेतृत्व में तो पूरे देश में से कांग्रेस साफ हो गई। और मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा, शायद राहुल गांधी हिमाचल नहीं गए हैं तो उसका फायदा थोड़ा बहुत मुझे दिखाई देता है कि कांग्रेस को फायदा होगा। दूसरा विषय यह है, देखिए ईवीएम मशीन पर सवाल इसलिए खड़ा होगा, याद होगा कि लगातार हम जब जीतते रहे पिछले कुछ वर्षों में, तो आपने हर चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर सवाल खड़ा किया। यदि आज हिमाचल में आप आगे दिखाई दे रहे हैं, यदि आज भानुप्रतापपुर में चुनाव दिखाई दे रहे हैं, आपके मुंह से शब्द ईवीएम का नहीं निकल रहा है। तो बीजेपी ने कहा ना ईवीएम यहाँ चुनाव में गड़बड़ी लास्ट मोमेंट की, जब गिरफ्तारी का दूसरा विषय था। मैं तो आ रहा था, आप लोगों ने कहा कि यहाँ ईवीएम में छेड़खानी की जाए। मैं विषय कह रहा था, पिछले सेगमेंट में मैं कह रहा था, बात अधूरी रह गई थी कि इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए हमारे प्रत्याशी के ऊपर में किस तरीके से बलात्कार का आरोप लगा। झारखंड की पुलिस आ रही है, दबाव दे रही है, और ठीक मतदान के 2 घंटे पहले वहां पर पुलिस उनको उठाने के लिए चली गई। वातावरण पूरा हम ईवीएम पर नहीं कि ईवीएम की टेक्निकली कोई गड़बड़ी है, लेकिन उसको किस तरीके से प्रभावित करने का काम, ठीक है, प्रभावित करने का। 1 मिनट सर, दूसरा 1 मिनट में कंप्लीट कर लूं, उसके बाद अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहे थे, बात करेंगे। लखमा जी, कांग्रेस प्रत्याशी लगभग अभी 12,000 वोटों से आगे हो गई हैं। आज छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर के कार्यकर्ता लोगों को, व्यापारी लोगों को, किसान लोगों को और हमारे कार्यकर्ता लोगों को सबसे पहले बधाई देता हूं। साथ में हमारा मुख्यमंत्री को भूपेश बघेल जी समय निकाल के 2 दिन दौरा किया और उसका काम आज सड़ के बता रहा है। बस्तर में भूपेश बघेल ने 4 साल में क्या किया, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी में बस्तर को ठगा, बस्तर बदल रहा है, भूपेश बघेल का नारा है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि भाजपा कह रही थी कि कांग्रेस हार रही है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी ये झूठ नंबर 1 बोलने वाला पार्टी है, और छत्तीसगढ़ में सबसे ताकतवर नेता समझने वाला बृजमोहन अग्रवाल चारों पैर सिद्ध हो गया है। और मैं विधानसभा में बोला था, अगर ये परिणाम आएगा तुम्हारा पक्ष में, मैं विधानसभा नहीं आऊँगा।
अभी भी बोल रहा हूँ, अगर सचमुच जन नेता है उसको विधानसभा अंदर नहीं आना चाहिए। मेरा चैलेंज किया था, अभी भी मैं आपने चैलेंज कर दिया था, तो हम देख रहे थे आपके कई सारे जो समर्थक है वो काफी दुखी हो रहे थे। तो क्या आप अपने उस समर्थकों के से बात किया क्या कि हम जीत गए? वो सबसे पहले उन्हीं लोग मेरे को बधाई दिए। अच्छा, आज हमारे जो समाज से चुनाव लड़े हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। ये राम बृजमोहन अग्रवाल के चक्कर में नहीं रहते, ये लोग अच्छा पोजीशन में रहते, अरे ये चक्कर में फंस गए। चलिए, तो आप कवासी लखमा कैबिनेट मंत्री, उनको आप जो है सुन रहे थे और ये अभी भी कह रहे हैं कि ये जो जीत का पूरा आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है ये कांग्रेस पार्टी के 4 साल के काम का नतीजा। घनश्याम राजू जी, पुनीत जी, लगातार इस बात को मैं सुन रहा हूं, संजय जी कह रहे हैं कि इनके प्रत्याशी पर हमने आरोप लगाए। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाती है जिनके खिलाफ झारखंड जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी शासन काल के समय उनके ऊपर अनाचार के आरोप लगते हैं। सबसे बड़ी बात है 164 का बयान, शायद बयान को मतलब संजय जी समझते होंगे, 164 का बयान जिसमें सीधे पीड़िता ने ब्रह्मानंद नेताम जी का नाम लिया है। और उसके बाद इनकी निरस्ता देखिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी पीछे खड़े होकर उनके बचाव में जिस प्रकार का ढकोसला ये करती रही। 1 मिनट, सबसे बढ़िया, झारखंड की अनाचार करे ब्रह्मानंद नेताम जी, पुलिस आया झारखंड से, आरोप लगे कांग्रेस के ऊपर, ये कौन सी लाइन हुई, ये कौन सी बात है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक मिनट, आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक भारतीय जनता पार्टी अनाचारी के पीछे खड़े, उसके परिणाम अब बहुत जल्दी आने वाले हैं। लेकिन उसके दूरगामी परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को भोगना होगा, और न कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पटल में भी इसकी बात होगी और इसका जवाब इन्हें देना होगा। मैं समझाता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कवासी लखमा कि भाई राजू जी उसको समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कवासी लखमा जी देखिए, टर्न उन्होंने दे दिया, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आइकॉन उनको हमने सुन लिया और उन्होंने जो चैलेंज किया, उस पर बात करें, मुझे अच्छा लगेगा, स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। देखिए, टाइमिंग्स का विषय 3 साल पहले ये स्वयं कहते थे कि 15 मई 2019 से 17 साल पुराना केस आकर इस देश 15 मई 2019 का विषय है पी चिदंबरम जी को जेल भेजा गया, उनके खिलाफ में इस तरह का मामला आया। लेकिन ठीक कहां से बात हुई? ठीक नामांकन के बाद पहला विषय जो सामने आता है कि मोहन मरकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 3 दिन पहले ये नहीं कहते, ये बलात्कारी को यदि इनके मन में रहता तो वो जेल में भेजने के लिए वो आरोप लगाते हैं। लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए सबसे पहला क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरा विषय क्या हुआ कि ये नहीं कहे कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये चुनाव आयोग के पास गिड़गिड़ाने गए कि इनका नामांकन किया जाए। और कौन है? झारखंड पुलिस जब आई, झारखंड पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई? विभीषण आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और यदि आप माननीय न्यायालय को मानते हैं, झारखंड पुलिस के न्यायालय के बाद आपको एक शब्द कहने का आपके सामने विषय नहीं है। एक शब्द आप कह सकते कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। संजय जी, कोई मामला है क्या इसका नतीजा न्यायालय को नहीं मान रहे? ठीक है, एक मिनट संजय जी, आप मानते हैं ये जो कैंडिडेट का पूरा प्रकरण हुआ ये बीजेपी के लिए भारी पड़ा? निश्चित रूप से। देखिए, इस देश ये भारी पड़ा। चलिए सर, इस देश के अंदर में यदि किसी के चरित्र पर सवाल खड़ा किया जाता है तो कहीं न कहीं डैमेज होता है। झूठ के पैर भी होते हैं और झूठ के पैर कांग्रेस कार्यालय से निकालते हैं, झूठ के पैर होते हैं और इसका लाभ लेने की कोशिश कांग्रेस से चुनाव। संजय भाई, मिथुन जी कहे? मिथुन जी, देखिए पुनीत जी के 10 सेकंड चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने, हम संजय जी से प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि यदि जीएसटी हो, नोटबंदी हो, भ्रष्टाचार हो, बलात्कार हो, जो भी आरोप आपको लगे उसको लेकर के आप जनता की अदालत में जाइए। तो आज जब जनता की अदालत में आप ये बलात्कार का प्रश्न लेकर के गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहां हारती नजर आ रही है। तो मतलब ये जो आरोप लगा है ये जनता इसको सही मान रही है। इस पर संजय जी आपका क्या कहना है? चुनाव में जनता ने इस बात पर मत दिया है ना, तो मतलब वो बलात्कारी हुआ ना। देखिए, ऐसा है मिथुन जी, वैसे तो मुझे डायरेक्ट जवाब नहीं देना चाहिए लेकिन दूंगा आपको। देखिए, ऐसा है कि आप तो समझ ही नहीं पाए राजनीति में और समाज के विषय को समझ ही नहीं पाए। जीएसटी का विषय, नोटबंदी, बीच में नहीं बोलने का, नोटबंदी का विषय एक आम व्यापारी, आम लोगों के व्यापार से विषय का विषय है। बलात्कार या रेप का विषय ये समाज का कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करता।
लेकिन सबसे बड़ा विषय जो सामने आया, ये दुर्भाग्य है कि बलात्कार में भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश यदि किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य। चलिए ठीक है संजय जी, आपने उत्तर दे दिया। चाहिए तो क्या उत्तर महासचिव था, ऐसे बलात्कारी को आपने वहां पर पदाधिकारी बनाया। अब नतीजे आ गए साहब, ये कांग्रेस की अब नतीजे आ गए। एक मिनट बलात्कार का सहयोग, संजय जी, बलात्कार का लाभ, संजय जी, देश की आजादी के बाद पहली बार कोई दल इसका फायदा लेते हुए दिखाई दिया और कोई नहीं। जवाब आपको जनता ही देगी, पार्टी है चुनाव में बुनियाद पर होती है, हार होती है, उसके आप पूरे देश में से साफ हो गए। 2018 में क्या किया, 4 आपने क्या किया, और भारी साफ हो गए। हो गया संजय भाई, घनश्याम जी, संजय जी, राम अवतार जी, आप हत्याकांड काट पीट के भट्टी में जला दिया संजय जी, संजय जी, हत्याकांड का जवाब मानिए तो सही इस बात दम को। है। आज जनता ने परिणाम दिया संजय जी, तो आप बौखला गए। जवाब दे, आज जनता ने परिणाम दिया तो बौखला गए। तंदूर हत्याकांड, बौखलाहट बताती है, जवाब दीजिए। आपकी बौखलाहट है। कहाँ चले गए आप दोनों? कोई साथ नहीं। संजय जी आप कहाँ चले गए? एक मिनट घनश्याम जी आपको रोकूंगा। सुनिए, आपको सुन रहे लोग बाग देख रहे हैं। राम अवतार तिवारी साहब, ये बहस जो है लगातार चलती रहेगी। एक फाइनल कमेंट आपका। आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ आज गेन करने का दिन था, लेकिन आप जरा टैली देखें, गुजरात में केवल 6 सीटों पर और हिमाचल में कोई खाता खुलता नहीं दिख रहे, फिर भी आपको लगता है वो अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब है? देखिए, आम आदमी पार्टी अभी आई पार्टी है, उसके अनुसार से उसको सफलता जो है दिल्ली में मिलना, पंजाब में मिलना और खाता खुलना पहली बार है। तो एक तरह से वो राष्ट्रीय पार्टी की अपनी छवि बनाने के लिए भी वो लड़ रहे हैं और पहली बार जा रहे हैं और ज्यादातर जगहों में वो एक आक्रामक प्रचार के तहत जा रहे हैं। तो ये स्टेट चुनाव में गुजरात आ जाएगा, जो बीजेपी का सबसे मजबूत किला है उसको उन्होंने चुना और वहां पे अगर वो इतनी सीट्स भी लाते हैं जितनी दिख रही हैं, बहुत बड़ी बात है कि वो इस तरह से आक्रामक तरीके से अपने काम के आधार पर जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये ठीक है। आखिर देखिए, दिल्ली में जो जीत हुई है और कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है, एक बड़ा कारण कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे शाम को जब हम विश्लेषण करेंगे तिवारी साहब, 15 साल जब हम बाहर हो गए उसकी चिंता नहीं। ठीक बात है, लेकिन आप देखें उस पर बात हो रही है। आप सबका मैं फिलहाल शुक्रिया करता हूँ। 58 साल राज किए, देश में से साफ हो गए जारी रहेगा और विश्लेषण जारी रहेगा। फिलहाल आप सबका शुक्रिया करता हूँ, ब्रेक लेके लौट रहा हूँ। पूरे देश में से साफ हो गया, देश में से साफ हो गया। कर लीजिए, जहाँ आप रहते हैं 15 साल में 14 सीटों पर करने से कुछ नहीं होगा। 15 सालों में 14 सीटों पर बलात्कार का आप अपने राज्य की बात करिए।